This video is co-sponsored by Abudai Piles Hospital. नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में मैं रितेश बोरकर। आज हमारे साथ में है देवेंद्र वानखेड़े जी। नमस्कार। वानखेड़े जी, आप विदर्भ के आप अध्यक्ष हो आम आदमी पार्टी के। आज आप विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन चुनाव में आप उम्मीदवार बन के खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है आपको ये कांग्रेस और बीजेपी इनको टक्कर दे पाओगे क्या आप? देखो, हम लोग शिक्षा का मॉडल लेके आए हैं। पूरे देश के अंदर अरविंद जी ने पूरे देश को शिक्षा का नया मॉडल दिया है। हमारे मनीष सिसोदिया जी जो है वो शिक्षा मंत्री है, और जो 75 साल के अंदर पूरे देश में कहीं शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं आया होगा, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने बजट बढ़ा दिया, क्योंकि बजट नहीं होगा तो शिक्षा में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। तो टोटल बजट के 24% बजट शिक्षा के ऊपर कर दिया दिल्ली सरकार ने। जब बजट बढ़ा दिया तो 5000 शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्कूलें खराब हो गई थी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम चेंज कर दिया, हजारों क्लासरूम बना दिए। यानी ओवरऑल शिक्षा का मॉडल जो होना चाहिए, शिक्षा के अंदर जो बदलाव आना चाहिए, वो पूरा उन्होंने स्वीकार किया। जहाँ पे स्किल बेस्ड अभ्यासक्रम लाया, हैप्पीनेस करिकुलम लाया, और शिक्षक को बाकी जो काम होते हैं, जैसा हमारे यहाँ देखते हैं हम लोग, खिचड़ी बांटने का काम होता है, उसके बाद चुनाव आया तो कार्ड बांटने का काम होता है, जनगणना करना है तो उनको घर घर जाके लोगों की काउंटिंग करना है। ये सारे काम से शिक्षक लोगों को अलग कर दिया। इवन स्कूल में यदि कुछ व्यवस्थापन करना है, कुछ खराब होता है स्कूल का, टॉयलेट ठीक करना है या कहीं गड़बड़ होती है, तो उसके लिए भी टीचर नहीं देखेगा, ना प्रिंसिपल देखेगा, वहाँ पूरा काम देखने के लिए उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटर का नियुक्त कर दिया। तो कुल मिला के दिल्ली का एक जो शिक्षा का मॉडल है वो लेकर हम महाराष्ट्र में आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने भी इस प्रकार से बजट बढ़ाना चाहिए, शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। शिक्षा यह पूरे सिस्टम के अंदर प्राथमिक उसको स्तर होना चाहिए, पहले दर्जे पे, पहले स्तर पे शिक्षा का मुद्दा रखना चाहिए। शिक्षा का एक तो राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। शिक्षा ये बहुत महत्व का विषय होने के कारण सरकार ने उसको महत्व देना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अभी बीजेपी की, शिवसेना की सरकार है, इसके पहले महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, और उसके पहले भी पूरी 5 साल बीजेपी की सरकार, उसके पहले 15 साल कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार। लेकिन इन्होंने कभी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया, शिक्षा को प्रायोरिटी बेस पे लिया नहीं, शिक्षा को एकदम आखिरी डब्बे में डाल दिया है। शिक्षा का बजट 3% खर्चा होता है शिक्षा के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। जब 3% बजट खर्चा होगा तो शिक्षा में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। कई सालों से लोग रिटायर्ड हो गए, 10 साल हो गए, स्कूल कॉलेज कहीं पर भी उनकी जो जगह भरना चाहिए, नई न्यू अपॉइंटमेंट होना चाहिए, उसके तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आप क्या लाएंगे? अब महाराष्ट्र में पहली बार आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप पहली बार है। हाँ। तो कांग्रेस और बीजेपी हमेशा देखे इन्हीं में से कोई ना कोई उम्मीदवार रहता है, लेकिन आपने अभी जैसे बताया जो दिल्ली का मॉडल है वो एजुकेशन का, वो नागपुर में और अपने महाराष्ट्र में लाना चाहते हैं। लेकिन मेरे को ये बताइए कि आप ये मॉडल लेके लोगों तक कैसे पहुंचोगे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का ही एक पकड़ अच्छी मजबूत है। आप कैसे मजबूत करेंगे अपनी पकड़? आपने बिल्कुल सही बोला है कि कांग्रेस और बीजेपी की पकड़ है, दोनों मिला के सरकार चलाते हैं। जो उनके स्वार्थ के मुद्दे हैं तो दोनों लोग एक साथ आते हैं। हमने देखा था कि नागपुर में भी जब मुंडे जी की ट्रांसफ़र करना था तो कांग्रेस बीजेपी मिलके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनको भगाया, हाउस चलाया, दोनों मिलके हाउस चलाया, सब लोग मिलके उनको भगाने का काम किया। तो शिक्षा को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रवादी, शिवसेना सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं कि ये जो सरकारी शिक्षा है, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, ये कहीं ना कहीं सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, और पूरा जो उद्योगपति लोग हैं उनके हाथ में शिक्षा जाना चाहिए। तो ये नीति कहीं ना कहीं हमें बदलना है। हम लोग नहीं बोल रहे कि हम लोग चुन के आने के बाद पूरा व्यवस्था परिवर्तन होगा महाराष्ट्र में, लेकिन हम लोग यदि चुन के आते हैं तो बिल्कुल सरकार को सोचना पड़ेगा कि अभी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट शिक्षा क्षेत्र से चुन के आया है। हम लोगों ने यदि शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता आने वाले विधानसभा, लोकसभा चुनाव में भी हमारे यहाँ की जनता हम लोगों को सबक सिखाएगी और आम आदमी पार्टी को इधर सत्ता में लाएगी।
तो इस प्रकार से उनको डर होना चाहिए। अभी क्या हो गया वो, नहीं तो ये कहीं ना कहीं दोनों मिलके मिली भगत से ही सरकार चलती है महाराष्ट्र। तीसरी आघाड़ी की जरूरत है आम लोगों के लिए, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल, तीसरी आघाड़ी, तीसरा ऑप्शन होना चाहिए लोगों को। और लोग देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, अभी हम लोग गुजरात में चुनाव लड़े और तीसरा ऑप्शन के रूप में हम लोग उभर के आए, और पार्टी अभी पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई। 2 राज्य में हमारी सरकार है, 2 राज्य में MLA हमारे चुन के आए, पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। और शिक्षा, ये हमारा प्रायोरिटी बेस पे मुद्दा लिया है हमने। अरविंद जी बोलते हैं कि शिक्षा की बात होना चाहिए, मोदी जी बोलते धर्म की बात होना चाहिए, अरविंद जी बोलते हैं कि हेल्थ की बात होना चाहिए, उनके मंत्री बोलते हैं कि नहीं लव जिहाद की बात होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि जो देश का राजकारण है, महाराष्ट्र की राजनीति है, ये शिक्षा के मुद्दे के तरफ जाना चाहिए। शिक्षा का मुद्दा ये राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए, और जब तक शिक्षा के मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं होगी महाराष्ट्र के अंदर, इस देश में शिक्षा का सिस्टम जो है, व्यवस्था है, वो ठीक नहीं हो सकता। और जब शिक्षा ठीक नहीं होगी, सबको अच्छी दर्जेदार शिक्षा नहीं मिलेगी इस देश के हर बच्चों को, तो ये देश की तरक्की नहीं हो सकती। ये हमारा मानना है। आप ये चुनाव में गांव-गांव तक कैसे पहुंचे? गांव-गांव तक तो बीजेपी और कांग्रेस पहुंची है, राष्ट्रवादी पहुंची है, शिवसेना पहुंची है। आपको तो बहुत मेहनत और दिन कम है आपके पास, इतने कम दिनों में आप कैसे काम करोगे? हम लोग गए 15 दिन से इसमें, इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। वैसा देखा जाए तो मैं 25 साल हो गए इधर कॉलेज में, धनवटे नेशनल कॉलेज में प्राध्यापक हूँ, और 25 साल से मैंने भी कई सारे मुद्दों के ऊपर आंदोलन, हमारे फील्ड से रिलेटेड होंगे, सभी शिक्षा के बारे में नहीं होगा, स्कूल के बारे में नहीं होगा, लेकिन कॉलेज लेवल के बहुत सारे हमने मुद्दे लेकर VC को डेपुटेशन देना होगा, आंदोलन करना होगा, इन सारे बातों के ऊपर काम किया है। पूरे मुझे लगता है हमारे जो 6 जिले के अंदर ये चुनाव होने जा रहा है, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर, सभी जिले के अंदर कॉलेज में मुझे सभी लोग यानी लोग पहचानते हैं। स्कूल में भी, जैसे नागपुर के स्कूल है, हमारे क्षेत्र से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं, वो लोग मुझे जानते हैं। दूसरा, आपने बोला कि गांव तक कैसा लेके जाओगे अपना कैंपेन। बिल्कुल, हम लोगों ने 10 दिन से कैंपेन चालू किया, और गढ़चिरौली के आखिरी गाँव तक भी जाने का हमारा प्रयास चालू है। गढ़चिरौली में पहुँच रहे, चंद्रपुर में पहुँच रहे, भंडारा में पहुँच रहे, वर्धा के गाँव में पहुँच रहे, पूरे नागपुर ग्रामीण में हमारे लोग एक बार स्कूल के टीचर लोगों तक, कॉलेज के टीचर लोगों तक जाकर मिले हैं, उनसे कांटेक्ट नंबर लिया है। उनको हमने पहले अपील की थी कि क्या आपको लगता है दिल्ली जैसा इधर भी काम की शुरुआत होना चाहिए, उसके लिए हमारा आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि जाना चाहिए? तो लोगों ने बोला बिल्कुल जाना चाहिए। लोग हमारे ऊपर काफ़ी विश्वास दिखा रहे, लोग अच्छे से बात कर रहे, लोग बोलते हैं कि आप लोग बिल्कुल चुन के आओगे। और जो दिल्ली में काम हुआ है उसमें खास करके जो पुरानी पेंशन थी, ओल्ड पेंशन थी, वहाँ लागू करने की बात बहुत बड़ा मुद्दा है। और वह मुद्दा अभी सभी लोग जानते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 12 साल हमारे नागो गानार साहब आमदार थे, उनकी 5 साल पहले भी सरकार थी, अभी भी उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है 9 साल से, लेकिन उन्होंने उस मुद्दे को हल करने का प्रयास ही नहीं किया। और 15 दिन पहले नागपुर में जो सेशन हुआ उसमें हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति, बहुत बार वो CM का माइक भी अपने तरफ खींच लेते हैं, और 5 साल वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो अभी बोलते हैं कि ये पुरानी पेंशन हम लागू ही नहीं कर सकते, जिसके कारण हमारे राज्य को हम कंगाल हो जाएगा हमारा राज्य। तो जब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बोलता है कि ये पेंशन हम लागू नहीं कर सकते हैं, दूसरे तरफ जो 12 साल तक MLA थे गानार साहब, वो नॉमिनेशन के दिन ओल्ड पेंशन की टोपी पहन के नॉमिनेशन करते हैं। तो ये हमारे जो शिक्षक बांधव है, शिक्षक भगिनी है, इनके साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि 12 साल में आपको चांस दिया, 2 बार चांस दिया, उसके बाद आपने वो बात कभी हाउस में उठाई नहीं, और अभी बोल रहे कि हम ओल्ड पेंशन के लिए लड़ाई करेंगे। जब चुनाव आता है तो आपको ओल्ड पेंशन दिखती है। जब 12 साल तक काम कर रहे थे, सरकार आपकी थी, क्यों निर्णय नहीं लिया? दूसरे तरफ कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी है, जब पुरानी पेंशन बंद की गई है उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय डायगवार ने, मुझे लगता है हमारे शिक्षक MLA थे, तो उस समय उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया। सभी लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले हैं। संगठन के लोग जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी को बिलोंग करते हैं, और उसके कारण कांग्रेस की जो नीति होगी वही नीति विमाशी वाले कांग्रेस और बीजेपी जो है, जहां एजुकेशन की बात आ रही है, कांग्रेस और बीजेपी के देखे गए अक्सर आमदार खासदार लोगों के कॉलेज जो है, स्कूल है, क्या ये अपने कांग्रेस और बीजेपी ये अपने कॉलेज जो है उनके खुद के लोगों के, कई आमदारों के, कोई उनके बिजनेसमैन वालों के, उनको बढ़ाने के कारण ही ये प्राइवेट स्कूल जो सरकारी स्कूल है उनको बंद कर रहे हैं?
ये तो सभी लोगों को मालूम है कि जिस दिन सरकारी व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था खत्म हो जाएगी, उस दिन प्राइवेट वाले जो स्कूल है, कॉलेज है, इनका फीस डबल हो जाएगा। अभी भी हम देखते हैं कि नर्सरी में हमें दाखिला लेना है तो कॉन्वेंट स्कूल में, तो वहाँ पे 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए फीस देना पड़ती है। सालाना यदि 1 लाख रुपए फीस देना है नर्सरी से लेकर तो 12वीं तक 15 साल हो रहे, 15 साल में 15 लाख, कहीं कहीं तो हम देखते हैं कि 8वीं 9वीं की फीस भी 1.5 2 लाख रुपए है। तो ये पैसा कौन देगा? जब गरीब पैसा नहीं दे पाएगा तो अपने बच्चों को पढ़ाई से वंचित रखेगा। यानी हम लोग जो 100 साल पहले हमारे देश की व्यवस्था थी कि लोग पढ़ाई से वंचित रहते थे, जिसके ऊपर हमारे छत्रपति शाहू महाराज ने काम किया, हमारे यहाँ कर्मवीर भाऊराव पाटिल ने काम किया, महात्मा फुले ने काम किया, सावित्रीबाई फुले ने काम किया, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ने काम किया। गांव गांव में स्कूल खोलने का जो इन लोगों ने काम किया कि हमारे देश के हर इंसान को, हर बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन जब से स्वतंत्रता के बाद काफ़ी अच्छा काम हुआ कुछ दिन तक, लेकिन अभी गए 30 साल के अंदर हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनका धोरण है कि सरकारी शिक्षा की व्यवस्था बंद होना चाहिए, लोग शिक्षा से वंचित रहना चाहिए, जिनके पास पैसा होगा उतने ही लोग शिक्षा ले पाएंगे, बाकी लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी। इसका मतलब 200 साल 300 साल जो पहले परिस्थिति थी देश की, पुराने इसमें जा रहे हैं, बिल्कुल हम लोग पीछे जा रहे हैं। हमारा देश का विकास होना चाहिए, सबको अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, उसका कहीं व्यवस्था नहीं दिखाई देता। नागपुर शहर में ऐसे कई स्कूल है, सरकारी स्कूल है जो बंद पड़ी है और कोई बंद होने की कगार पे। उसको कभी मैंने ये नहीं देखा कोई आप अपनी पार्टी के लोग उसको उसके तरफ में महानगर पालिका को डिपुटेशन दे रहे, उसको सुधारना करना चाहिए, ऐसे कभी मैंने देखा नहीं। हो सकता है आपके नज़र में नहीं आया। हमने कई बार कारपोरेशन को भी बोला है, हम लोगों ने कमिश्नर से 2-4 बार मीटिंग की कि दिल्ली में यदि सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं तो हमारे नागपुर महानगर पालिका के स्कूल अच्छे क्यों नहीं हो सकते हैं। हमने उनको बोला है कि 400 स्कूल हुआ करते थे नागपुर में महानगर पालिका के, उसमें 7-8 हज़ार टीचर थे। अब ये 10-12 साल में 15 साल महाराष्ट्र इसमें नागपुर में बीजेपी का शासन था, इनका महापौर था और हमारे शिक्षा के एमएलए गानार साहब थे। इसके बावजूद 300 स्कूल है, लगभग 300, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 300 स्कूलों को बंद करने का पाप बीजेपी सरकार या हमारे गानार साहब ने किया है। और उसके अलावा जिला परिषद के हमारे महाराष्ट्र के अंदर कई सारे स्कूलों को बंद किया गया है। अभी भी सरकार पट संख्या के नाम पे, यानी स्कूल में यदि स्टूडेंट कम होते हैं तो उन स्कूलों को बंद करने की बात कर रही। इसका हमें महाराष्ट्र व्यापी आंदोलन भी किया आम आदमी पार्टी ने। और कहीं भी स्कूल बंद होते हैं तो यह हमारे देश के लिए ठीक बात नहीं है, राज्य के लिए ठीक बात नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करेंगे। और हम लोग चाहते हैं, हमने उनको बहुत बार बोला है कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने बजट बढ़ाया, शिक्षक को अच्छा ट्रेनिंग दिया, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, जिसके चलते आज दिल्ली के स्कूल में खासगी स्कूल से, कॉन्वेंट स्कूल से बच्चे दाखिला निकाल के सरकारी स्कूल में आ रहे। तो सरकारी स्कूल के बच्चे यदि मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे मेरिट में आ रहे हैं, वहाँ का रिजल्ट 98% से ज़्यादा होगा दिल्ली के सरकारी स्कूल का। तो महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर के अंदर कारपोरेशन के स्कूल होंगे, जिला परिषद के स्कूल होंगे, वहाँ यदि अच्छी सुविधा दी जाए तो हमारे गाँव के कोई पेरेंट्स उसको तालुका लेवल या जिला लेवल पे पढ़ाई के लिए नहीं भेजेंगे, वो अपने गांव में बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि पढ़ाई का खर्चा जो है ना किसान, ना मजदूर या कोई रिक्शा चालक, सब्जी बेचने वाला सहन कर नहीं पा रहा है। तो उसके कारण सबको लगता है कि सरकारी शिक्षा अच्छी होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में, हमारे राज्य के अंदर कांग्रेस बीजेपी, इनकी नीयत ठीक नहीं है कि सरकारी शिक्षा हम लोग ठीक करें। शिक्षा का बजट 6% पहले हुआ करता था, अभी 3% तक लाया। शिक्षा का बजट जब तक 10%, 15%, जितनी भी डेवलप कंट्री है वहाँ का शिक्षा का बजट 10% से ज़्यादा होता है। तो हमारे देश में यदि 3% में काम चलाते होंगे तो शिक्षा का व्यवस्था ठीक नहीं हो सकता। अरविंद जी का मानना है जिस दिन तक शिक्षा को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाएंगे, शिक्षा को राजकारण का मुद्दा नहीं बनाएंगे, शिक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तो इस देश की तरक्की नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग इस चुनाव के अंदर उतरे हैं। आपकी चुनाव के लिए, प्रचार के लिए कौन आ सकता है? चुनाव प्रचार के लिए हमारे जो राज्य के नेता लोग हैं, राज्य के अध्यक्ष है, सचिव है, उपाध्यक्ष है, संगठन मंत्री है, वो लोग भी आना चाहते हैं। लेकिन ये जो चुनाव है ना, इसमें ऐसा जनरल प्रचार नहीं होता है। इसमें शिक्षक लोगों से मिलना है, शिक्षक लोगों को बात बताना है, और वो काम हम लोग कर रहे हैं। मैं उस फील्ड से होने के नाते देखा है कांग्रेस और बीजेपी में, इनमें इनके जो लोग होते हैं, नेता होते हैं,
वो भी अपने कैंडिडेट के लिए जाते हैं, पर्सनल मिलने जाते हैं। मेरा कहने का मतलब वो उनके से मिलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में देखा गया एक कास्टिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। अपने कास्टिज्म वालों को देख कर लोग वोटिंग करते, ये नहीं देखा जाता है कि काम का है या आगे चल के काम कर सकता है या नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम अपने महाराष्ट्र में है। तो ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। बिल्कुल, अभी जैसी बात हो रही थी, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने बात की थी, तो लोग बोले कि हमारे ज़िले से है, हमारे जाति के है। हमने बोला भाई, जाति के आधार पे हम टीचर लोग यदि वोटिंग करेंगे तो हमारा समाज कभी ठीक नहीं होगा, हमारा देश कभी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए हमें शिक्षा का मुद्दा सामने लाना चाहिए, ना कि कोई ये हमारे जाति का है, ये जाति का है, तो लोग उनको जाति के आधार पे वोटिंग नहीं होना चाहिए। कोई संस्था चालक है, उसको भी वोटिंग नहीं होना चाहिए। शिक्षक का प्रतिनिधि शिक्षक होना चाहिए। और जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, जो लोग अच्छा काम कर सकते हैं, जिनकी नीयत ठीक है, ऐसे लोगों के ऊपर हमारे शिक्षक बंधु और भगिनी ने विश्वास डालना चाहिए। उन्होंने देखना चाहिए कि कौन शिक्षक ने आज तक क्या किया है, कौन हमारे लिए काम कर सकता है। संस्थानिक लोग क्या हमारे लिए काम कर सकते हैं? जो लड़ाई है ये संस्था और टीचर, संस्था और सरकार और टीचर, ऐसी लड़ाई चल रही, ट्रायंगुलर लड़ाई है ये। तो हम लोग कई सारे शिक्षक के जो मुद्दे हैं वो सामने लाए हैं। हम लोग चाहेंगे कि ओल्ड पेंशन जो है उसके ऊपर बात होना चाहिए। जो पोस्ट खाली है, जो टीचर रिटायर्ड हो गए, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, वो भर्ती के लिए बात होना चाहिए। हम चाहेंगे जो नॉन सैलरी ग्रांट आती थी पहले स्कूल कॉलेज का मेंटेनेंस करने के लिए, मैनेजमेंट को ग्रांट मिलती थी, वो ग्रांट फिर से चालू होना चाहिए, उसकी बात होना चाहिए। हमारे जो टीचर है, फिर प्राइवेट स्कूल के होंगे, सीबीएसई के होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज के होंगे, कोई भी कॉलेज और स्कूल के खासगी जो बिना अनुदानित स्कूल कॉलेज है, उन टीचर को और सभी टीचर को कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा सरकार ने देना चाहिए। कोविड के अंतर्गत बहुत सारे स्कूल के टीचर को पेमेंट नहीं मिला, क्योंकि स्कूल में बच्चे नहीं जाते थे, उनको फीस नहीं मिली, तो उन्होंने कभी आधा पेमेंट कर दिया। तो शिक्षक के घर में कोई बीमार होता है तो उसको काफ़ी तकलीफ झेलना पड़ती है। पेमेंट जो होते हैं शिक्षक के बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और वो भी खासगी सीबीएसई स्कूल होंगे या इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, इनके तो पेमेंट सरकारी पेमेंट के तुलना में बहुत कम है। तो इनको पेमेंट भी अच्छा मिलना चाहिए। और हेल्थ का जो सुविधा है, इंश्योरेंस है, वो सरकार ने सबका व्यवस्था करना चाहिए। और एक महत्व का मुद्दा है, हम लोग चाहते हैं कि आरटीई के अंतर्गत सभी बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जो सीबीएसई स्कूल है उनको जो 20% बच्चों के पैसे मिलना चाहिए आरटीई के एडमिशन के, सरकार वो रेगुलर नहीं देती है। कभी कभी 2-2 साल तक वो पैसा नहीं देती है। तो सरकार यदि उनको महीने का पैसा दे देगी या साल का बराबर पैसा देगी, तो स्कूल चलाने में प्राइवेट स्कूल वालों को भी सुविधा हो जाएगी, वो भी अपने टीचर को कभी तंग नहीं करेंगे। तो ये पूरी व्यवस्था ठीक करना है। सरकार ने शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए, तभी हमारी व्यवस्था ठीक हो सकती है। नहीं तो कभी ये टोपी पहन लो, कभी वो टोपी पहन लो, कभी ये संगठन के साथ खड़े हो जाओ, कभी वो संगठन के साथ खड़े हो जाओ, इससे हमारा शिक्षा का नीति नहीं बदलेगा। शिक्षा का व्यवस्था यदि ठीक करना है तो शिक्षा ये प्राथमिक मुद्दा बनना चाहिए, ये राजकारण का मुद्दा बनना चाहिए, ये राष्ट्रीय पटल पे शिक्षा का मुद्दा आना चाहिए। इसके ऊपर सभी पार्टियों ने बात करना चाहिए, ना कि हमने जाति और धर्म की बात करना चाहिए। हमारे इधर हम यदि पढ़े लिखे लोग, शिक्षक, प्राध्यापक जाति की बात करेंगे तो शिक्षा की व्यवस्था कभी ठीक नहीं हो सकती है। स्कूल कॉलेज में हमने बिल्कुल जाति धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। जो अच्छी पढ़ाई है, एकदम अच्छे स्टैंडर्ड की पढ़ाई, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कोई बच्चा पढ़ के जाता है तो उसको उधर भी जॉब मिलना चाहिए। वो कंपटीशन के अंदर कहीं का भी बच्चा होगा, इंटरनेशनल लेवल का होगा, तो उसके साथ कॉम्पीट उसने करना चाहिए। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। देवेंद्र वानखेड़े जी, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप चुनकर आइए और जो आपने मुद्दे रखे हैं वो पूरे होना चाहिए अगर चुनकर आए तो, क्योंकि आपने जो दिल्ली का मॉडल किया है वो दिल्ली का मॉडल अगर महाराष्ट्र में भी लागू हो जाता है तो गरीब बच्चों से लेके अमीर से लेके मध्यम वर्ग सभी के लिए ये फायदा है। नमस्कार। बिल्कुल, धन्यवाद। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।